Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is towards independence part 3. आगे बढ़ने से पहले I'll get access to this PPT on the Telegram channel of us. So do join the Telegram channel guys. And if you want to ask any doubt directly to me, then feel free to ask it to me on the Instagram channel of mine guys. Let's just move forward. ये पार्ट में हम लोगों को कैबिनेट मिशन का थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है. इनफैक्ट कैबिनेट मिशन का आफ्टर मार्थ कवर अप करना है. We have seen कि cabinet mission which arrived in our country in March 1946. What was the background of that particular time period? कैसे there was a constitutional deadlock between Muslim League and Indian National Congress. कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक के पीछे का बैकग्राउंड भी हमने देखा था. इलेक्शन ऑफ दिसंबर 1945 जनवरी 1946 एंड जैसे ही कैबिनेट मिशन इंडिया में आ गया तो कैबिनेट मिशन टॉक्ड विद ईच एंड एवरी कंसर्न पार्टीज. हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी जो बंगाल की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनाइटेड पार्टी जो सिंध की पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी जो मद्रास की पार्टी थी, अंबेडकर का फैक्शन अपना था. सभी से बात करने के बाद कैबिनेट मिशन रियलाइज कि देयर इज नो कंसेंसस अमॉन्ग इंडियन हाउ टू टेक इंडिया फॉरवर्ड एंड दैट्स व्हाई फिर उन्होंने अपना एक प्लान दे दिया. एंड ये प्लान में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 3 टायर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बना के दिया हुआ था. फर्दर इन ऑर्डर टू मेक प्रिंसली स्टेट एंटर इनटू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको प्रोविजन देके रखे थे कि इफ दे डोंट वांट टू एंटर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिशर. एंड फर्दर इन्होंने ब्रिटिश प्रोविंसेस को भी ये महूलत देके रखी थी कि यू कैन एंटर इनटू एनी अदर काइंड ऑफ द यूनियन आफ्टर 5 ईयर एंड 10 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हॉचपॉच प्लान था वी कैन से. एंड ये प्लान में ब्लूप्रिंट ऑफ द पार्टीशन दिखाई दे ही रहा था. एंड ऐसा ये प्लान जैसे ही आ गया, प्लान के ऊपर हड़कंप मचना चालू हुआ. सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को मानने से मना कर दिया. एंड उसके पीछे के रीजन भी हमने देखे थे कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल एंड सोशल रीजन जो कैबिनेट मिशन ने ही देके रखे हुए थे. अब इसी को हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है एंड वी हैव टू सी एग्जैक्टली कि अब पहला एंगल जो हमारा रहेगा और द फर्स्ट एनालिसिस दैट इज बेसिकली व्हाई ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर द पावर. इनफैक्ट इसका बैकग्राउंड भी हमने देख के रखा हुआ था कि इफ वी टॉक जुलाई 1945 द मोमेंट क्लेमेंट एटलीज गवर्नमेंट वाज देयर. क्लेमेंट एटली इलेक्शन जीते ही थे ये प्रॉमिस के ऊपर कि दे आर गोइंग टू कैरी आउट डीकोलोनाइजेशन, दे आर गोइंग टू एंड द एम्पायर ऑफ ब्रिटेन. एंड ये एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस फिर चालू कहाँ से होगा, विच इज द बेस्ट पॉसिबल कंट्री दैन इंडिया. इंडिया उन लोगों की सबसे बड़ी कॉलोनी भी रही है. एंड दैट्स व्हाई फिर क्लेमेंट एटली स्टार्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर विद इंडिया. पहले तो इन्होंने फिर दिसंबर 1945 जनवरी 1946 में इलेक्शन कंडक्ट करवाया. देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर मार्च में कैबिनेट मिशन भेजने का काम भी इन्होंने ही किया था. तो देयर वाज एन अर्जेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स टू गिव इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस. एंड ये चीज एग्जैक्टली हुई क्यों, तो ये जो है सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट रीजन इसका वही बताता है कि शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ पावर. इनफैक्ट ये दोनों रीजन जो है काफी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन हु हैड सिंगल हैंडेडली डोमिनेटेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर, इट हैड कोलैप्स्ड. ये कोलैप्स होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो था is basically loan amount that Britain had undertake. Almost $300 बिलियन का लोन जो है ये ब्रिटेन के ऊपर चढ़ चुका था अप्रोक्सीमेटली. ये लोन का फॉर ईयर इंफॉर्मेशन ब्रिटिश ने लास्ट किस्त या फिर EMI जो है ये बेसिकली 2006 में अभी 15 साल पहले जो चुकाया हुआ है. When you are countries facing with such a huge amount of the financial bankruptcy, we can say that आपका प्राइमरी टारगेट इज टू ब्रिंग ईच एंड एवरी मैन पावर बैक इनटू ब्रिटेन. एंड ब्रिटेन को अपनी खर्चे जम नहीं रहे, अब ये कॉलोनी के खर्चे वगैरह ब्रिटेन कहाँ से उठाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन साइट ओवर हियर is very plain and simple, is basically loss of manpower. It is widely believed कि Britain alone during this particular warfare had lost more than 20 lakh people. And ये 20 lakh young population है. You can clearly see इसका जो demographic impact ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ा वो कितना डेंजरस रहा है. 20 लाख बच्चे आपने मार दिए ना वॉरफेयर में. वॉरफेयर इज नेवर अ गुड थिंग. कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग कंसेप्ट ऑफ द टोटल वॉरफेयर को इलेबोरेटली पढ़ेंगे. यानी कंसेप्ट ऑफ टोटल वॉरफेयर में हम लोग देखेंगे कि वॉरफेयर जब जब आता है तो वॉरफेयर के वजह से अल्टीमेटली आपके कंट्री की यंग पॉपुलेशन मारी जाती है. हु इज गोइंग टू फाइट वॉरफेयर फॉर यू. वॉरफेयर आपके लिए फाइट करने का काम जो है 30 साल के ऊपर वाला बंदा नहीं करता है. यूजुअली 15 से लेके 30 ईयर्स का जो यंग ग्रुप होता है, जो फुल ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म की भावना से होता है, वो वॉरफेयर खेलेगा. एंड दिस यंग पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर देयर विथ यू.
अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है तो आप अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है अपने कंट्री में ही रखोगे, rather than sending him into एशिया या फिर अफ्रीका या फिर साउथ ईस्ट एशिया इन ऑर्डर टू मैनेज योर कॉलोनीज। तो ब्रिटेन को देयर वाज अ रैपिड नीड ऑफ द मैन पावर बैक इनटू देयर कंट्री, एंड ये 20 लाख बच्चे अगर आपके मारे गए हैं तो फर्दर एक फ्यूचर का भी तो प्रॉब्लम है ना। एंड ये फ्यूचर का प्रॉब्लम क्या है? वेरी प्लेन एंड सिंपल प्रॉब्लम इज दैट कि अब आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं कि हु इज गोइंग टू एंटर इनटू कॉलोनी एंड मैनेज दैट कॉलोनी फॉर यू। फर्दर अब राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म भी तो आ ही चुका है ना, कि अब बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देयर वाज अराइवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर जो है ये दिखा के रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही ये लोन ब्रिटेन को दे के रखा हुआ है। तो हु इज गोइंग टू बी अ सुप्रीम वर्ल्ड पावर नाउ? Obviously it is going to be United States of America, and United States of America was basically quite clear in its objective कि हम लोगों को डेमोक्रेसी के साथ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वेरी सून पूरे दुनिया को देना है। फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन भी क्रिएट करके रखा हुआ था, एंड यूनाइटेड नेशन में एक डीकोलोनाइजेशन कमीशन वाज देयर। ये डीकोलोनाइजेशन कमीशन को मैंडेट कमीशन के नाम से पीरियड भी जाना जाता है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट देयर वाज अ क्लियर कट शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर एट एन इंटरनेशनल लेवल। वॉरफेयर के जब एडवर्स इम्पैक्ट आपके कंट्री पे होते हैं, ब्रिटेन ने अब अपना सबक सीख लिया था। फ्रॉम 1945 से लेके आज तक ब्रिटेन हैज नॉट फॉट इवन अ सिंगल वॉरफेयर ऑन इट्स ओन। अमेरिका को स्पोराडिक इन्होंने हेल्प करके रखी हुई है, बट दे नेवर फॉट दैट वॉरफेयर ऑन देयर ओन। अमेरिका को जो हेल्प भी जा रही थी वो इसी वजह से जा रही थी बिकॉज दे वर डेट रिडन। अगर ये डेट नहीं होता तो ब्रिटेन वो वॉरफेयर में भी नहीं उतरते। फॉर द कंट्री विच वॉज फाइटिंग वॉरफेयर फॉर ऑलमोस्ट 300 years incessantly, दिस वॉज अ ड्रास्टिक शिफ्ट। एंड ये ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ क्यों? बिकॉज नाउ देयर वॉज अ टोटल वॉरफेयर। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो अभी टोटल वॉरफेयर के कंसेप्ट हम लोग इलेबोरेटली पढ़ेंगे कि एक ज़माने में हमने इवन इंडिया में देख के रखा था कि जब नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म वाज नो लॉन्गर देयर, बैटल्स वर फॉट ऑन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में दोनों साइड एक दूसरे के सामने आती है, डिसीजन जो है बैटलफील्ड पे लिया जाता है, एंड बैटलफील्ड का डिसीजन इज बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेड इन ईच एंड एवरी कंट्री। हमने बैटल ऑफ यॉर्कटाउन देखा 1781 का, जिसमें कॉर्नवालिस गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। हमने 1761 का बैटल ऑफ पानीपत देखा, मराठास गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ अहमद शाह अब्दाली। हमने एंग्लो मराठा वॉरफेयर देखे, एंग्लो मैसूर वॉरफेयर देखे। कभी भी आपको सिविलियन पॉपुलेशन इनमें एंटेंगल्ड होती हुई दिखाई देगी क्या? जो सिविलियन पॉपुलेशन 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में थी, इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस, बट दैट वॉज अ बायगॉन ईरा नाउ। अब नेशनलिज्म आ चुका है 19th सेंचुरी में, पैट्रियोटिज्म आ चुका है, अब लोग मानेंगे थोड़ी ना वॉरफेयर में हम लोग हार रहे हैं। इफ दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज ऑन योर कंट्री, देश का हर एक बच्चा बाउंड्री पे जाएगा इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर कंट्री, एंड इन ऑर्डर टू बेसिकली किल दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, अब ह्यूमैनिटी में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको आते हुए दिखाई देंगे। Warfare was no longer confined to the boundaries. Warfare was there in the cities now. एंड ये एंगल जैसे ही ब्रिटेन को समझ में आ गया, दे रियलाइज द डिवास्टेशन दैट एनी वॉरफेयर कैन कॉज इन योर कंट्री। ये वॉरफेयर में आपकी सिर्फ इकोनॉमिकल कमर ही नहीं तोड़ती है, देयर विल नॉट ओनली बी बैंकरप्सी अपॉन यू। आपके कंट्री की यंग पॉपुलेशन अपने देश के लिए जान देने का जब जज्बा रखती है, वो सही में मरती भी है। एंड अगर देश की यंग पॉपुलेशन आपके पास नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, तो आप सुप्रीमसी एंड फ्यूचर की बातें क्या ही कर रहे हो? इट इज़ अ फॉली टू टॉक अबाउट सुप्रीमसी एंड देयर आफ्टर फिर फ्यूचर, जब ये दोनों चीज़ें ही आपके पास नहीं है। एंड कंसिडरिंग अब ब्रिटेन की सुप्रीमसी जा चुकी है, अमेरिका आ चुकी है, एंड अमेरिका के प्रिंसिपल अब लगने वाले हैं, व्हाट ऑप्शंस डिड एटली हैव? उन्होंने तो खुद ही प्रॉमिस करके रखा हुआ था, बिकॉज ही हैड ऑल्सो सीन दिस सिचुएशन इन हिज कंट्री कि वॉरफेयर इज नेवर गुड। एंड अगर ये वॉरफेयर अब अच्छे नहीं है, देन वी हैव टू बेसिकली शिफ्ट द ट्रांसफर और शिफ्ट द पावर इनटू द हैंड ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज सूनर और लेटर। ब्रिटेन ने अब डीकोलोनाइजेशन जो है चालू करके रखा। सबसे पहले कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंस वुड बी इंडिया, बट इंडिया के बाद वेरी सुन श्रीलंका हो सकता है, देयर आफ्टर फिर इजिप्ट हो सकता है, देयर आफ्टर फिर नेपाल हो सकता है, देयर आफ्टर इवन यू कैन टॉक अबाउट बर्मा। ऐसी मल्टीपल कंट्रीज ब्रिटेन ने छोड़नी चालू कर दी। वैसे ही चेंज इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ये भी तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये मैंने आपको क्लियरली बता के रखा था कि वॉरफेयर के डिवास्टेशन का रिजल्ट ही था जुलाई 1945 का इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, एन आर्डेंट इंपीरियलिस्ट पर्सन यू कैन से। चर्चिल और इंडिया जो है इनका कभी अच्छा जमा ही नहीं। चर्चिल हमेशा आर्डेंट इंपीरियलिस्ट रहे हैं, एंड इन दैट कैपेसिटी ही डिस्पाइज्ड इंडिया ऑलवेज। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II ऑल्सो, रैदर देन प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू इंडियंस, इंडिया से खाना उठा के यूरोपियन कंट्रीज में भेजने का काम कर रहे थे भाई साहब।
इंडियंस अगर मर रहे तो मरने दो, इससे कोई इनको फर्क नहीं पड़ता था। बट अब चर्चिल के लिए भी इट वॉज अ शॉकर व्हाट हैपेंड इन जुलाई 1945 का इलेक्शन। इट वॉज प्रिसाइजली 30 अप्रैल 1945 हिटलर कमिटेड सुसाइड, एंड हिटलर ने सुसाइड कमिट कर ली, मतलब एलाइड फोर्सेस बिकम विक्टोरियस, ब्रिटेन बिकम विक्टोरियस। अगर ब्रिटेन विक्टोरियस बन रहा है तो फिर चर्चिल के लिए इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड ये मोमेंट ऑफ प्राइड जो है इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी तो उठाना है आपको। तो आपने फिर मई 1945 में ही इलेक्शन डिक्लेयर करके रखे थे दैट जुलाई 1945 में इलेक्शन विल बी देयर, एंड ये जुलाई 1945 के इलेक्शन में चर्चिल वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शन का प्रचार भी नहीं किया। ही वॉज बिजी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसी टाइम पीरियड में फुल्ता कॉन्फ्रेंस एंड देयर आफ्टर फिर यू कैन से दैट कि याल्टा कॉन्फ्रेंस जैसी कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी इंटरनेशनल अरेना में, चर्चिल उधर जाके बैठे। इट वॉज क्लेमेंट एटली जो फिर जून एंड देयर आफ्टर जुलाई में अक्रॉस ब्रिटेन में घूम के अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो दिखा रहे थे कि वांट टू एंड द एम्पायर, एंड ये एंड ऑफ एम्पायर की बातें जो एटली कर रहे थे, चर्चिल जो है बेसिकली उसके बहुत ही अगेंस्ट खड़े थे। चर्चिल का कहना था कि अब हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुके हैं, तो अभी एंड ऑफ एम्पायर कहाँ से आ गया? रादर देन एंडिंग ऑफ द एम्पायर वी शैल बी थिंकिंग ऑफ एनहेंसिंग द एम्पायर, एंड दैट्स व्हाई द ब्रिटिश पीपल वुड हैव टू टेक द डिसीजन। एंड सरप्राइजिंगली 2/3 मेजॉरिटी के साथ क्लेमेंट एटली बिकेम विक्टोरियस। विंस्टन चर्चिल का जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज वॉरफेयर, डिवास्टेशन, इंपीरियलिज्म, इट वॉज अ फॉरगॉन बायगॉन ईरा नाउ, एंड ये बाइगॉन ईरा जो है अब ये जस्टिफाई भी हो चुका था बिकॉज ब्रिटिश पॉपुलेशन वोटेड फॉर एटली। इनफैक्ट चर्चिल के लिए इट वॉज अ शॉकर। चर्चिल जो 5 साल में पावर से बाहर रहेंगे, 1951 में ही विल गेट री इलेक्टेड, बट फिर 1951 के इलेक्शन में इवन चर्चिल हैड एक्सेप्टेड डीकोलोनाइजेशन, एंटी इंपेरियल पॉलिसी अब चलेगी, तभी जाके इलेक्शन में वापस से जीत पाए। बट अब एटली वॉज इन द पावर, एंड एटली के साथ साथ देयर वॉज चेंज ऑफ थिंकिंग ऑल्सो, एंड ये चेंज ऑफ थिंकिंग अब इलेक्शन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो चुकी थी कि ब्रिटेन इज नो लॉन्गर गोइंग टू बिलीव ऑन व्हाइट मैंस बर्डन। व्हाइट मैंस बर्डन जो है अब इसके ऊपर ब्रिटेन यकीन नहीं रखेगा, रेशियल इंफीरियोरिटी जो है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स यकीन नहीं रखेंगे, एंड दे आर गोइंग टू ग्रांट इंडिपेंडेंस सूनर और लेटर टू ईच एंड एवरी कंट्री। एंड ये वोट काफी सिग्निफिकेंट था, ये भी काफी सिग्निफिकेंट एंगल रहा है। तो अगेन यू कैन सी जो हम लोगों ने एवर सिंस टाइम पीरियड ऑफ द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इंडिया में देख के रखा है कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस इंडिया के ऊपर हमेशा रहे हैं। बट ऑब्वियसली लेटर हम देखेंगे भी इंडिया किसके वजह से आया, कैसे आया, बट ऑलवेज रिमेंबर बी न्यूट्रल। यस, ब्रिटेन ने इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट किया, बट वो सिचुएशन जो है वो इंडियंस ने भी तो क्रिएट की, एंड इंडियंस में सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, देन ऑब्वियसली हमारे कंट्री में वी कैन से दैट डिटर्मिनेशन था ना। एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स जो स्वराज डिमांड कर रहे थे, देयर आफ्टर फिर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स जो अगेन स्वराज डिमांड कर रहे थे विद देयर ओल्ड मोडस ऑपरेंडी दैट इज लोकल लेवल का मास पॉलिटिक्स, एंड देयर आफ्टर फाइनली फिर नेहरूवियन लीडरशिप और गांधी लीडरशिप जिन्होंने फिर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इंडिया में लाके रखा हुआ था। अगर कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट देयर वाज एन इंसेसेंट प्रेशर अपॉन इंडियंस टू बेसिकली गिव द इंडिपेंडेंस। फर्दर अल्टीमेटली फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियंस में यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू मुस्लिम लीग ऑल्सो। अभी तक डायरेक्ट एक्शन डे नहीं लाया, वो अब डायरेक्ट एक्शन डे लाएंगे, एंड मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो नॉट फेलिंग प्रे टू डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स बिकॉज उनको अब अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए था। तो नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियंस वेर क्वाइट क्लियर, ना कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रहा है ना मुस्लिम लीग आपको सपोर्ट कर रहा है। फर्दर वी कैन से दैट कि अब अल्टीमेटली फिर इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है एंड इंडिया की जो आर्म फोर्सेस है जो उनको पहले ही देख के रखा हुआ है कि एवर सिंस 1942 से लेके 1946 के बीच में इन्होंने अभी अब कांग्रेस को लॉयल्टी देनी चालू करके रखी थी। हमने देखा था कि वो क्यों, बिकॉज इवन दे कुड सेंस द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। हमने 1942 में क्रिप्स मिशन के टाइम पीरियड में ही बातें करके रखी थी कि ब्यूरोक्रेसी एंड आर्म फोर्सेस की जो टॉप रंग लीडरशिप है इनकी एलिजियंस अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दी है। इनके मुस्लिम सेक्शन ने अपनी एलिजियंस मुस्लिम लीग को भी देनी चालू कर दी बिकॉज दे कुड क्लियरली सी दैट सूनर और लेटर इधर जिन्हा और नेहरू पटेल विल बी इन पावर, एंड इफ दैट सिनेरियो विल बी देयर देन हमारी पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए ना। तो दैट पर्टिकुलर पॉलिटिक्स वाज एट फुल प्ले। इसके अंदर फिर नेशनलिज्म की फीलिंग भी थी, बट अब ब्यूरोक्रेसी एंड आर्म फोर्सेस का भी आपको सपोर्ट नहीं है। तो बेसिकली ये भी रीजन माने जाते हैं। वैसे फिर वी कैन से दैट पॉपुलर अपसर्जेस एंड पीसन मूवमेंट वाज देयर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम। देयर वाज बेसिकली तिभागा मूवमेंट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट यू कैन से दैट कि गोरिल्ला वॉरफेयर माना जाता है, एंड ये पर्टिकुलर वॉरफेयर जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में हुआ। इट वॉज बेसिकली इन बिटवीन जोतेदार एंड बर्गरदार।
जोतेदार एंड बर्गरदार जो है ये बेसिकली यू कैन से दैट कि दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी वेयर एट द फोर फ्रंट और दे वेयर एट बेसिकली यू कैन से दैट कि बेसिकली फाइटिंग विथ ईच अदर। जोतेदार जो है बेसिकली मालिक हुआ करते थे, बर्गरदार पीजेंट हुआ करते थे। दोनों के बीच में शेयर क्रॉपिंग चलती थी कि 50% प्रोड्यूस जो वो शेयर होगा। बट फिर बर्गरदार का कहना था कि नहीं ये गलत है। अल्टीमेटली बर्गरदार स्टेटेड कि भाई तुम हम लोगों को मतलब जो पीजेंटाइन पॉपुलेशन है उनको 2/3 मिलना चाहिए एंड 1/3 जो है ये अल्टीमेटली फिर जोतेदार को जाना चाहिए, दैट इज तिभागा। एंड ये पर्टिकुलर मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट गोरिल्ला वॉरफेयर। इसी टाइम पीरियड में फिर किसान सभा जो है जिनके ऊपर हमने पहले भी थोड़ी बहुत बातें करके रखी है, दे स्प्रैंग्ड अप। इनके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन बातें करेंगे। देयर वुड बी अ सेपरेट लेक्चर ऑन द पीजेंटाइन मूवमेंट आफ्टर 1857। वैसे फिर पॉपुलर अपसर्जेस हमने देखे थे कि स्टेज 1, स्टेज 2 एंड देयर आफ्टर स्टेज 3 जो 1946 1945-46 में चले। इसमें आईएनए की अपराइजिंग के बारे में यू कैन टॉक। इसी में अल्टीमेटली फिर मल्टीपल लोकल लेवल पे इंडिविजुअल पॉपुलर अपराइजिंग की बातें हम कर सकते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन में इंडिया का कम्युनल एंगल वाज आल्सो क्वाइट क्लियर। इट वाज क्वाइट क्लियर दैट इन इंडिया वेरी सूनर और लेटर हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन will be at the forefront against each other, and in order to prevent this kind of the crisis occurring at their helm or under their rule, ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने अब डिमांड या फिर जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो डिमांड है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चालू किया। एंड फिर लिमिटेशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन आवर कंट्री। ब्रिटिशर्स इंडियंस के सपोर्ट के ऊपर डिवाइड एंड रूल के ऊपर बैठे हुए थे। नाउ इवन दैट पर्टिकुलर एंगल वाज नो लॉन्गर देयर। कंपेयर ऑल दिस पर्टिकुलर एंगल एंड यही एंगल में फिर एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। एटली जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, बनने के बाद अल्टीमेटली इट वाज क्वाइट क्लियर बट ऑब्वियस इन आवर कंट्री कि सूनर और लेटर ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। एंड वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इंटरनेशनल सिनेरियोज आर ऑल्सो देयर, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम नेशनल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो देयर। एंड इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है कि अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड कि इंडिया को वेरी सुन इंडिपेंडेंस वुड बी देयर। एंड यही इंडिपेंडेंस के लिए तो वी कैन से कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि कैबिनेट मिशन वाज सेंट इनटू आवर कंट्री इन ऑर्डर टू चेक और गेज द मूड ऑफ इंडियंस। एंड ये मूड ऑफ इंडियंस को गेज करने के साथ साथ कैबिनेट मिशन को वर्बल ऑर्डर भी थे इंडिपेंडेंस होगा। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप किसके ऊपर बना रहे हो, कैबिनेट मिशन ने कभी ऑब्जेक्टिव में लिखा ही नहीं, बट हर एक लीडर को ये बताया गया था कि सूनर और लेटर इंडिपेंडेंस वुड बी देयर। एंड फिर यही कैबिनेट मिशन के ऊपर तो पंगे हो गए ना, कि कैबिनेट मिशन ने अल्टीमेटली रिलीजन के ऊपर बेसिस बना के रखा था, वीक सेंटर दे के रखा था। जो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान अगर आप क्लियरली रिजेक्ट कर रहे हो तो मुस्लिम लीग इसको मानेगा क्या? एंड देयर आफ्टर कांग्रेस जो है इनका अपना ही चीज चल रहा था ना। एंड यही चीजें जो है अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। यही टाइम पीरियड में वी कैन से कि 1945-46 में कंटेम्प्रेरी ओपिनियन वेर ऑल्सो देयर। जैसे लॉर्ड वोवेल का ही अक्टूबर 1946 में कहना था कि आवर टाइम इन इंडिया इज लिमिटेड एंड आवर पावर टू कंट्रोल इवेंट इज ऑलमोस्ट गॉन। अल्टीमेटली फिर टॉमलिंसन का कहना था Linlithgow and thereafter cabinet rivalry looked at the rivalry of the Congress and League as their most useful weapon against the demand of either. Linlithgow का पॉलिटिक्स हम 1940 से ही देख रहे थे कि 1940 से लेके ऑलमोस्ट 1945 तक लिनलिथगो जो है इंडिया में बैठ के क्या कर रहे थे, कांग्रेस एंड लीग के बीच में झगड़े लगवा रहे थे। हमने देखा था कि लिनलिथगो के पॉलिटिक्स का अल्टीमेट रिपरकशन इंडिया के लिए क्या रहा है इन दी अर्लियर लेक्चर। बट इन एनीवेज अल्टीमेटली जैसे ही ये कैबिनेट मिशन का प्लान आ गया, तो कैबिनेट मिशन के प्लान को पहले तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, देयर आफ्टर फिर कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। एंड कांग्रेस ने एक्सेप्ट करने के बाद जुलाई 1946 में न्यू इलेक्शन जो वो डिक्लेयर किए गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो अब क्या होंगे, देन ऑब्वियसली फिर इलेक्शंस होंगे। बट ये इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जब होने वाले थे जून 1946 में, तभी नेहरू का एक इनफेमस स्पीच आया 7 जुलाई 1946 से लेके 10 जुलाई 1946। कभी जगह पे 7 देखेगा, कभी 8, कभी 9, कभी 10, डज नॉट मैटर। ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। एंड ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में नेहरू ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट किए कि कांग्रेस दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल देके रखा हुआ है कैबिनेट मिशन को। इन प्रिंसिपल अप्रूवल कैबिनेट मिशन को जो देके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस इज नॉट बाउंड बाय कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस बाउंड नहीं है। एंड इन दैट कैपेसिटी नेहरू का कहना था कि जो ग्रुपिंग वाला प्रोविजन है, ये ग्रुपिंग वाला प्रोविजन हम कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, इसको हम लोग जो बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। एंड द मोमेंट दिस पर्टिकुलर स्पीच वाज आउट इन दी ओपन, ऑब्वियसली फिर 10 जुलाई 11 जुलाई आते आते ये स्पीच जैसे आउट इन ओपन हो गया, जिन्हा गॉट अपसेट।
एंड जिन्ना जो इसमें अपसेट हुए उसके ऊपर हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे भी जब डायरेक्ट एक्शन डे में जाएंगे कि ऑन 29 जून 1946 अल्टीमेटली जिन्ना ने सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाया कि दिस इज अनदर इंस्टेंस ऑफ द ट्रेचरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम कल नेहरू का भी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर देखेंगे कि नेहरू को कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे वाले कमेंट करने की। नेहरू के जो सिंपैथेटिक हिस्टोरियन है उनका कहना है कि नेहरू डिड इट इन ऑर्डर टू रेज द मोरल एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द कांग्रेस। जो राइट विंगर पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए तो ये आघात है ना, उनके लिए तो इट इज़ बेसिकली लीथल ब्लो कि उनके नाक के नीचे से अब इस्लामिक लोग जो अपनी इस्लामिक कंट्री लेके जाने वाले हैं। एंड दैट्स इन ऑर्डर टू असोज आवर पॉपुलेशन अल्टीमेटली फिर नेहरू ने स्पीच दे के रखा। बट जैसे ही जिन्ना के पास पहुंच गया, जिन्ना अल्टीमेटली एलीज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेहरू एज वेल एज पटेल गांधी की लीडरशिप कि दे आर गोइंग टू कैरी आउट ट्रेचरी। पहले इंडिया का इंडिपेंडेंस लेंगे एंड आफ्टर मुस्लिम लोगों को वापस से सप्रेस करेंगे लाइक दे डिड इट इन बिटवीन 1937 से लेकर 1939 के प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना उसमें। एंड दैट्स अल्टीमेटली फिर 29 जुलाई 1946 को प्रिसाइजली मोहम्मद अली जिन्ना डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन। एंड इट वॉज प्रिसाइजली ऑन 30 जुलाई, एक दिन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने दो स्टेटमेंट देके रखे थे कि 16 अगस्त जो फ्राइडे है एंड जुम्मा वाला दिन कंसिडर किया जाता था तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। एंड दर आफ्टर उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट देके रखा था कि वी डोंट वांट वॉर, इफ कांग्रेस वांट वॉर दे विल हैव इट, वी कैन ईदर हैव डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। एंड ऑब्वियसली वो इंडिया को डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय दोनों करेंगे विद द कैबिनेट डायरेक्ट एक्शन which will obviously take place on 16th of August, जो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली फिर कैबिनेट कमीशन का एक कंक्लूजन भी हम लोगों को देना है कैबिनेट मिशन का, किसके कुछ मेरिट रहे हैं। एंड मेरिट की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली नाउ एवरीथिंग इज इन टू द हैंड ऑफ द इंडियन एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर आएंगे। This was the last ditch effort by the Britishers to prevent partition. You need to understand कि Attlee government was a more liberal government. They never wanted partition. Churchill wanted partition. And Attlee government जैसे ही पावर में आ गया तो Attlee ने ultimately कुछ एफर्ट तो किए थे in order to prevent this particular partition, जिसके ऊपर हम लोग later on भी बात करेंगे, है ना। ये मैंने आपको आई गेस पहले भी बता के रखा हुआ था। Attlee was there in India even during the time period of the Simon Commission. Simon Commission के वो he was one of the member and he belonged to the liberal political party. And in that capacity Attlee हमेशा ही इंडिया के ओपिनियन के लिए सिंपैथेटिक रहे हैं। And that's a Attlee के अंडर का कैबिनेट मिशन है, तो कैबिनेट मिशन जो है उन्होंने क्लियर कट रिजेक्शन ऑफ द पाकिस्तान करके रखा था। एंड अब इंडियंस का जो फ्यूचर रहेगा दैट विल बी इन टू द हैंड ऑफ इंडियन। जो बेसिकली ब्रिटिश मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेंगे या फिर ब्रिटिश मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में रहेंगे, जब जब अब वोटिंग होगी दे आर गोइंग टू बेसिकली विड्रॉ देमसेल्फ। ये भी बेसिकली कैबिनेट मिशन में हमको दिखाई देता है। तो देयर वाज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट अब इंडिया का फेट वुड बी डिसाइडेड बाय इंडियन, ये भी क्लियर था। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम कैबिनेट मिशन के ऊपर अगर बात करें कि इन्होंने स्पेशल एम्फोसिस ऑन मुस्लिम माइनॉरिटी देके रखी थी। इंडिया में सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है ना, इंडिया में और भी तो माइनॉरिटीज अवेलेबल है, तो स्पेसिफिक एम्फोसिस ऑन मुस्लिम माइनॉरिटी जैसी आपने दे दी, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली सिख पॉपुलेशन पे पड़ेगा, जो लेटर ऑन हम कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाएंगे तो पार्टीशन हॉरर में देखेंगे। वैसे फिर अनडिफाइंड ग्रुपिंग भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। ग्रुपिंग जो है आपने प्रोविंसेस के लेवल पे करके रखी, बट फिर प्रोविंशियल लेवल पे भले आपने ग्रुपिंग करके रखी है, व्हाट इफ वन पर्टिकुलर प्रोविंस डज नॉट वांट टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो एक अनडिफाइंड ग्रुपिंग वाले जो प्रोविजन है वो भी काफ़ी लीथल रहे हैं कि आपने बोला ग्रुपिंग करेंगे बट कैसे करेंगे, इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जो हम देख चुके, दैट क्रिएटेड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। एंड ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसीजर है। आप 3 टायर एग्जीक्यूटिव, 3 टायर लेजिस्लेचर एंड 3 टायर कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करोगे तो लोग उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट थे, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द MP एंड MLA उनको भी ये चीज़ें समझने में काफ़ी दिक्कत गई थी उस टाइम पीरियड में। तो हेक्टिक प्रोसीजर इज अगेन वन ऑफ वी कैन से दैट की डीमेरिट ऑफ द कैबिनेट मिशन।